सो हेलो एवरीवन, आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। तो हम इस चैप्टर को पूरे तरीके से कंप्लीट करेंगे पार्ट वाइज पार्ट। ठीक है, तो पहला है रेगुलेशन 37 प्रिंसिपल अप्रूवल। तो रेगुलेशन 37 कहता क्या है? रेगुलेशन 37 ये कहता है कि सिक्योरिटी इशू करने से पहले आपको इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेना पड़ता है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज का, आपको परमिशन लेना पड़ता है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज का। ठीक है, जैसे कि अगर आप कुछ करने जा रहे हो, आप जैसे अपने पेरेंट्स की परमिशन लेते हो, वैसे ही यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज से परमिशन लेनी पड़ती है कंपनी को। ठीक है, तो यहाँ पे 3 केसेस हम देखेंगे। एक नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल में लिस्ट हो तो क्या होगा, नॉन नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल में लिस्ट हो तो क्या होगा, और अगर दोनों ही, जैसे कि नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल में भी लिस्ट है, नॉन नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल में भी लिस्ट है, तो उस केस में क्या होगा, तो ये भी हम देखेंगे। तो पहले ये देख लेते हैं कि भाई नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल होता क्या है, नॉन नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल होता क्या है, इसका मतलब क्या है। तो नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल कहने का मतलब है जैसे कि हमारा BSE NSE ऑल ओवर द कंट्री कोई भी वहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप बिहार में बैठो लेकिन फिर भी आप BSE NSE में स्टॉक एक्सचेंज में आप बाई एंड सेल कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, जैसे हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया, ये हो गया नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल। तो अब हम समझेंगे नॉन नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल क्या होता है। नॉन नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल कहने का मतलब ये होता है कि ऐसा स्टॉक एक्सचेंज जहाँ पे सिर्फ स्पेसिफिक रीजन के ही लोग ट्रेड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पंजाब स्टॉक एक्सचेंज हो गया, सिर्फ वहीं के लोग आपस में बाई सेल कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ही अब आगे बढ़ते हैं। सॉरी, यहाँ पे पहले देख लेते हैं अगर नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल में सिक्योरिटी लिस्ट है तो उस केस में कैसे परमिशन लेना होता है। अगर आप BSE में लिस्टेड हो, NSE में लिस्टेड हो और आप सिक्योरिटी इशू करने वाले हो, तो आपको दोनों ही स्टॉक एक्सचेंज का इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेना पड़ता है। वैसे ही नॉन नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल में अगर लिस्ट है सिक्योरिटीज़, सिर्फ नॉन नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल में लिस्ट है, तो उस केस में आपको सारे नॉन नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल का इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेना होता है सिक्योरिटी इशू करने से पहले। अगर दोनों में ही लिस्ट है, नॉन नेशन वाइड में भी है, नेशन वाइड में भी है, तो इस केस में क्या होगा, अगर इन दोनों ही केस में क्या होगा कि नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल से आप परमिशन लोगे। क्या हम देखें, नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल में अगर सिर्फ लिस्टेड है तो सारे नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल से हम परमिशन लेंगे, इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेंगे सिक्योरिटी इशू करने से पहले। अगर सिर्फ नॉन नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल में तो सिर्फ नॉन नेशन वाइड से लेंगे, और अगर दोनों में ही लिस्टेड है तो सिर्फ नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल से अगर आप इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेते हो तो काम हो जाएगा। ठीक है, अब इसका एक एग्जेम्पशन है। अगर आप अरेंजमेंट यानी कि आप मर्जर अमालगमेशन में सिक्योरिटी इशू कर रहे हो और आप उसके लिए पहले से नॉन ऑब्जेक्शन लेटर ले लेते हो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज से अंडर रेगुलेशन 37, तो यहाँ पे आपको एग्जेम्पशन मिल जाता है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखें कि डेफिनेशन लिस्टेड एंटिटी क्या होता है। ऑब्वियस सब बात है, लिस्टेड एंटिटी वैसा एंटिटी है जिसके स्टॉक्स रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे डेजिग्नेटेड सिक्योरिटीज़ क्या होता है। इसका मतलब होता है स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़, नॉन कन्वर्टेबल डेब्ट सिक्योरिटीज़, परपेचुअल डेब्ट सिक्योरिटीज, सिक्योरिटाइज्ड डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। कैसे आप याद करोगे, आप ऐसे याद कर सकते हो, नॉन कन्वर्टेबल डेब्ट सिक्योरिटी, परपेचुअल डेब्ट, सिक्योरिटाइज्ड डेब्ट। ठीक है, जैसे NPS अगर आप यहाँ पे आप एक कोड रखते हो NPS, ठीक है, NI, तो इस तरीके से आप इसको याद कर लीजिए। अब स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ कहने का क्या मतलब है, इसका कहने का मतलब है इक्विटी से या फिर जो कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज़ हैं जो आगे सेल करके इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ होते हैं। लिस्टिंग एग्रीमेंट क्या होता है, लिस्टिंग एग्रीमेंट कहने का मतलब है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज और जो कंपनी है वो लोग आपस में एग्रीमेंट करती है कि वो अपने सिक्योरिटीज़ को लिस्ट करवाएगी। ठीक है, रिलेटेड पार्टी, रिलेटेड पार्टी कहने का क्या मतलब है, रिलेटेड पार्टी कहने का मतलब कि आपके मामा, फूफा, आपके चाचा, ताई, कौन यहाँ पे आएंगे रिलेटेड पार्टी में। तो बेसिकली रिलेटेड पार्टी का डेफिनेशन कहाँ दिया, सेक्शन 2(76) ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 और अदर एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, वहाँ पे आप पढ़ोगे कि रिलेटेड पार्टी का मतलब क्या होता है। वैसे ही
यहाँ पे आप देखो रिलेटेड पार्टी कहने का क्या मतलब है। कहने का मतलब है कि आप प्रोमोटर या प्रोमोटर ग्रुप से रिलेटेड नहीं होने चाहिए, ठीक है। आप ऐसे पर्सन नहीं होने चाहिए जो आप प्रोमोटर से रिलेशन रख रहे हो, प्रोमोटर ग्रुप से आप रिलेट करते हो। अगर आप रिलेट करते हो यहाँ पे तो आप रिलेटेड पार्टी हो गए, ठीक है। यहाँ पे एक अमेंडमेंट देख सकते हैं, ये अप्रैल 1 2023 को ये अमेंडमेंट आई थी, ठीक है। अगर कोई भी पर्सन इक्विटी शेयर होल्ड करता है किसी भी कंपनी में, अगर वो मोर देन 10% वो शेयर होल्ड करता है तो क्या होगा, रिलेटेड पार्टी हो जाएगा। चाहे तो वो खुद ही होल्ड कर रहा हो या फिर वो किसी बेनिफिशियल इंटरेस्ट के थ्रू होल्ड कर रहा हो। फॉर एग्जांपल कि हम किसी कंपनी में होल्ड कर रहे हैं 10% से ज़्यादा, फॉर एग्जांपल 15% हम होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या हो जाएंगे, रिलेटेड पार्टी हो जाएंगे। सेकेंड एग्जांपल में हम लोग ये देखते हैं बेनिफिशियल इंटरेस्ट कहने का क्या मतलब। मान लो कि मेरी एक फ़र्म है और वो फर्म, वो एंटिटी उस कंपनी में मोर देन 10% होल्ड करती है, तो बेनिफिशियरी इंटरेस्ट यहाँ पे किसको मिल रहा है, मेरे को मिल रहा है ना। तो यहाँ पे भी मैं क्या हो जाऊँगी, रिलेटेड पार्टी हो जाऊँगी। उसके बाद देखते हैं कि कॉमन ऑब्लिगेशन फॉर लिस्टेड कंपनीज क्या क्या होगा। पहले तो कंप्लायंस ऑफिसर को आप अपॉइंट करो, शेयर ट्रांसफ़र एजेंट को आप अपॉइंट करो, है ना। तो पहले आप सीएस को अपॉइंट करो। सीएस किस किस कामों के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, वो सारे कंप्लायंसेस इंश्योर करेंगे कि सारे कंप्लायंसेस, सारे लॉ रूल रेगुलेशन अच्छे से फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। रिपोर्टिंग टाइम टू टाइम सेबी स्टॉक एक्सचेंज डिपॉजिटरी को की जा रही है कि नहीं की जा रही है, ठीक है। जितने भी प्रोसीजर है उसको अच्छे से फॉलो किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे। जो ग्रीवेंसेज हैं उन ग्रीवेंसेज को रिड्रेस किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे हैं, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, शेयर ट्रांसफ़र एजेंट को आप अपॉइंट करोगे, ठीक है। फिर क्या लिखा है, कॉर्पोरेशन विथ सेबी रजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज listed entity shall provide correct and adequate information to intermediaries like credit rating agency and registrar। आप क्रेडिट रेटिंग एजेंसी या बाकी जो भी इंटरमीडिएट आप उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, सही इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, राइट। ये होगा प्रिजर्वेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, ये भी एक काम है भाई। डॉक्यूमेंट्स को आप अच्छे से रखो। कुछ डॉक्यूमेंट्स के लिए है कि आपको मैंडेटरी को आप उसको एटलीस्ट 8 ईयर्स तक तो संभाल के रखो ही रखो। जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ, फॉर एग्जांपल आज आपका मेरे साथ एक कांटेक्ट हो रहा है, तो अभी से ले करके मैं 8 ईयर्स तक मैं उसको संभाल करके रखूँगी, ठीक है। कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जिसको परमानेंटली उसको प्रिजर्व करके रखना पड़ता है, उसको एकदम अच्छे से सुरक्षित रखना पड़ता है। फिर क्या है, फाइलिंग इन्फॉर्मेशन। जो कंपनी है, द कंपनी मस्ट सबमिट रिपोर्ट, स्टेटमेंट, डॉक्यूमेंट्स एंड एनी अदर इन्फॉर्मेशन टू द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज यूजिंग द इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म स्पेसिफाइड बाय सेबी और स्टॉक एक्सचेंज। अब जो भी रिपोर्ट है, स्टेटमेंट है, डॉक्यूमेंट है और जो भी इन्फॉर्मेशन है आप रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज को प्रोवाइड कर रहे हो। स्कीम ऑफ अरेंजमेंट है, द लिस्टेड कंपनी शेल मेक श्योर दैट any plan for merging, reorganizing or reducing capital presented to a court or tribunal follow all securities law and stock exchange rules or does not violate or conflict securities law। अब अगर कुछ भी अरेंजमेंट यानी अब मर्जर कर रहे हो, अमालगमेशन कर रहे हो, अगर आपको अपना शेयर कैपिटल को रिड्यूस करना है तो आप उसके लिए ज़रूरी है कि आप सारे रूल्स रेगुलेशंस जो भी उससे रिलेटेड आप उसको फॉलो करो, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, अब डिविडेंड पे करो, इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो आप इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट का यूज़ करो, ना कि आप इन कैश जा करके उनको दे करके आओ, ऐसा नहीं है। ग्रीवेंस रिड्रेसल, लिस्टेड एंटिटी ये उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनका जो कुछ भी प्रॉब्लम है, इन्वेस्टर का जो भी कंप्लेन है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करें, ठीक है। फिर क्या, फी टू स्टॉक एक्सचेंज, लिस्टेड एंटिटी सेल पे ऑल एप्लीकेबल फी और चार्जेस टू रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज इज स्पेसिफाइड सेबी। लिस्टेड एंटिटी जो भी फ़ी है, चार्जेस रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज को पे करेगी। कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो कि है हमारा रेगुलेशन 17 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो यहाँ पे पढ़ेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या होगा, ठीक है। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं उसमें नन ऑफ
नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, उनका परफेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। एटलीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर तो होने ही चाहिए। वैसे भी बिना औरतों का काम कहीं नहीं चलता है। आपके घर में देख लो, आपकी मम्मी ही सब कुछ काम करती हैं, मैनेज करती हैं, तो ज़रूरी है कि एटलीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर हो। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम जो आगे पढ़ते हैं। ठीक है, एटलीस्ट 50% ऑफ द बोर्ड शुड बी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ठीक है, फॉर एग्जांपल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो उसमें 10 डायरेक्टर्स हैं, तो कम से कम उसमें से 5 डायरेक्टर्स तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होने ही चाहिए। फिर क्या लिखा है, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट फॉर लिस्टेड एंटिटीज़। जो टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज़ हैं वहाँ पे 1 इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए। ये एक ऐसे प्रोविज़न है जिसपे ना क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं ICSI वाले। टॉप 2000 लिस्टेड एंटिटीज़ हैं तो वहाँ पे एटलीस्ट 6 डायरेक्टर्स होने चाहिए। रैंकिंग कैसे होगी, मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर होगी। ठीक है, अगर चेयरपर्सन जो है वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, तब तो 1/3 जो बोर्ड का 1/3 है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। ठीक है, और अगर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं है तब बोर्ड का हाफ ऑफ द बोर्ड जो है वहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। इफ द नॉन एग्जीक्यूटिव chairperson is a promoter or related to any promoter management person, at least half of the board must be independent director। ठीक, आप यहाँ पे देखो, अगर चेयरपर्सन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तब तो 1/3 होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझो कि मान लो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एटलीस्ट 6 लोग हैं। ठीक है, वहाँ पे 6 डायरेक्टर हैं, तो 1/3 का कितना होगा, तो तो एटलीस्ट 2 वहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। और अगर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो 6 वहाँ पे डायरेक्टर हैं, तो उसमें से 3 जो हैं वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। इफ़ द नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन इज अ प्रोमोटर, अगर नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन प्रोमोटर है, प्रोमोटर से रिलेट करते हैं वहाँ, तो वहाँ पे सेम प्रोविज़न अप्लाई होगा कि 50% जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। ठीक है, related to any promoter, if the promoter is a listed entity, its director, employee or nominee are considered related। obvious बात है, अगर प्रोमोटर वहाँ, अगर जो प्रोमोटर है वो लिस्टेड एंटिटी है तो वहाँ पे एम्प्लॉय नॉमिनी जो है वो क्या होंगे, रिलेटेड टू प्रोमोटर होंगे। इफ़ द प्रोमोटर इज एन अनलिस्टेड एंटिटी, इट्स डायरेक्टर, एम्प्लॉय नॉमिनी आर कंसिडर्ड टू रिलेटेड टू एनी प्रोमोटर। ठीक है, तो अभी हम इतना ही कंप्लीट करेंगे, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच।